विधानसभा सत्र में, उसमें उस वाले संशोधन को लगभग निरस्त कर दिया गया और एक ड्रैकोनियन पावर दे दी गई है डिप्टी कमिश्नर डीसी, जो कि बिना फर्दर इंक्वायरी के फैसला कर सकते हैं, बिना मौके पे जाए फैसला कर सकते हैं कितना कंपनसेशन दिया जाए और फाइनल फैसला हो। तो ये एक तरीके से किसानों के अधिकारों पे एक और प्रहार सरकार द्वारा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सारे विधायक कल माननीय राज्यपाल से मिले भी थे और हम इसका पूर्णतः इस बारे में आवाज़ उठाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे इस बिल को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाने का अधिकार तो सरकार के पास है ही, और इस चीज़ को हम चेक करा सकते हैं। जो आपने जो बोला कि भैया कानूनी तौर पे इसका हम विरोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन जो संवैधानिक बॉडीज़ है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, जहाँ जिसकी मेजॉरिटी है वो उस हिसाब से कानून बनाने का एक अधिकार उनके पास है। लेकिन वो कहीं ऐसा कहीं ना कहीं ये अगर अब्यूज़ ऑफ पावर अगर ऐसे दायरे में आता होगा तो जरूर इस पर कानूनी राय लेंगे। जो आपने मानवाधिकार आयोग में जाने की बात की जा रही करनाल देखिए, करनाल में जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, वो एक प्रतीक है कि हरियाणा सरकार किस प्रकार से किसानों की आवाज़ कुचलने के लिए बेताब है। लगातार पिछले 10 महीने से हरियाणा अकेला प्रदेश है देश का जिसमें किसानों के मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, पीपली से लेकर और अब करनाल तक। लगभग 8 जगह लाठीचार्ज हुआ, रोहतक में, हिसार में लाठीचार्ज हो, चाहे वो टीयर गैस की शेलिंग हो, चाहे वो वाटर कैनन के माध्यम से पानी की बौछारों पे किसानों को निशाने पे लिया गया हो, चाहे वो हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे भी बनवाने की बात रही है। ऐसे में जब आयोग है वो चुप नहीं रहना चाहिए, और यही फरियाद लेके हम लोग गए थे, बात लेके उन लोग के पास गए थे, अपनी बात हमने रखी कि सरकार खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे अधिकारी जो ये बोले कि सर फोड़ो, बिना सर फूटे कोई आए नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं कंपनसेशन दिया जाए सरकार के माध्यम से, जो अधिकार क्षेत्र है मानव अधिकार आयोग का। तो जो अधिकारी का तबादला हुआ है जी, क्या उस कार्रवाई को सही है? कार्रवाई थोड़ी है या उसको वो सही क्या, वो कार्रवाई तो है ही नहीं। वो तबादला तो एक रूटीन का प्रोसेस है। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जो होता है उसके तबादले तो चलते रहते हैं। अब किसान लेकिन इससे ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब जो हम शुरू से बोलते थे कि इसमें पूर्णतः सरकार की शय से इस तरह की भाषा और इस तरह के हरकतें अधिकारी कर रहे हैं, सरकार का कहीं ना कहीं दिशा निर्देश था। इसीलिए मुख्यमंत्री जी भी बचाव में आए और उन्होंने कहा कि सख्ती तो जरूरी थी। आपने मुख्यमंत्री जी के शब्द देखे होंगे। और अब कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल तबादला। तो जब सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो ये समझा जाना चाहिए कि सही मायने में सरकार के इशारे पे ये हुआ। सरकार लगातार अपनी बयानों से, अपनी हरकतों से किसानों को उकसाने का प्रयास करती रही। 10 महीने लगातार इनकी सरकार की कहीं ना कहीं ये नीयत को लेकर प्रश्न चिन्ह उठता है कि इनकी नीयत जो जिस शांति और संयम से किसान आंदोलन में किसान शरीक हो रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चाहती है कि वो शांति भंग हो, कोई जो है अपना जो जिस कुछ ना कुछ स्थिति खराब हो। ऐसे में बल्कि हम तो किसान को ये कहना चाहते हैं, किसान प्रशंसा के पात्र हैं कि इस सब के बावजूद इतना सरकार द्वारा अपने बयानों से, जिस तरह की जिसका अपमान करने वाले बयान आ रहे हैं बारी बारी सरकार मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के, अपने बयानों से, अपनी कार्रवाई से सरकार उकसा रही है, फिर भी किसान जो शांति और संयम से बैठा है वो किसान प्रशंसा का पात्र है। आप इस पूरे मामले का समाधान क्या देख रहे हैं? हम भी लगातार किसान से यही अपील करते रहे हैं और करते हैं कि सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होना देना है। कितना ही सरकार की तरफ से उकसाया जाए, शांति और संयम के रास्ते पे ही लोकतंत्र और संविधान में कोई आंदोलन
की ताकत असली शांति और संयम का रास्ता है। यही दो हथियार हैं लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन में। अजय सिंह चौटाला का बयान है, जो धरने बैठे हैं वो किसान नहीं, किसान खेतों में है। वार्तालाप से जो पूरे मामले का हल होगा, कर नहीं होता तो अपना अजय सिंह चौटाला का लोग को इस्तीफा दे देंगे। वो देखिए, जहाँ तक अजय सिंह चौटाला जी की और दुष्यंत चौटाला जी की बात है, जैसे आप सवाल पूछता पूछते भी आप स्माइल करने लग गए, ये केवल आप ही नहीं हो, हरियाणा के लोग ही इनको सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी बात पर विश्वास ही नहीं रहा। सुबह क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, वोट किस नाम से लेंगे कि बीजेपी को इसको सत्ता से बाहर करेंगे, फिर जाके बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो राजनीति में एक विश्वास की बात होती है, जो मैं समझता हूँ कि आज इनको कोई सीरियस नहीं ले, हरियाणा के लोग सीरियस नहीं, आप केवल आप ही नहीं, सारे सभी के मुंह पे स्माइल आ गई थी इनका प्रश्न। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे कोई सीरियस नहीं, जब वो तो कह रहे हैं जो है कि भाई किसान ही नहीं बैठे। उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कह दिया कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर अगले दिन फिर कह दिया कि जी क्या हम फूल की माला पहनाते। नैना जी कह रही हैं कि वो आतंकवादी बैठे हैं। तो उनकी बात को मैं समझता हूँ कि सीरियस नहीं लेने की। नहीं, मुख्यमंत्री तो आप पे कह रहे हैं जी, मुख्यमंत्री तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग इसके पीछे हैं। जो खट्टर साहब ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब इस उकसाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हकीकत ये है, सही मायने में कोई उकसा रहा है तो मुख्यमंत्री जी उकसा रहे हैं, जिनको किसान का दर्द का कोई एहसास नहीं और कह रहे हैं कि और सख्ती होनी चाहिए। ये क्या प्रजातंत्र में? तो ये सही मायने में जो मैंने शुरू में आपको बोला कि ये सरकार की नीयत किस तरीके से शांति और संयम से इस आंदोलन में डटे हुए किसानों को जो है छेड़ा जाए, परेशान किया जाए, अपमानित किया जाए और उकसाया जाए, ताकि ये शांति और संयम का जो रास्ता है ये भंग हो। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग के माध्यम से, सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। आपकी ताकत शांति और संयम है, शांति और संयम के रास्ते में रहना है। उपचुनाव को लेकर भी क्या इलाहाबाद का उपचुनाव भी हमारा ये चल रहा है, तो अभी जब मैं समझता हूँ परिस्थितियाँ, इलेक्शन कमीशन ने आकलन की एक मीटिंग रखी थी, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो मीटिंग है, क्योंकि आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, बंगाल की चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया है उसमें, कई पूरे देश में है इंक्लूडिंग बंगाल, जिसमें इलाहाबाद भी है। तो उसके बाद हमें स्पष्टता मिलेगी कब उपचुनाव होगा, मगर ये उपचुनाव महत्वपूर्ण होगा और मैं पूरा विश्वास है लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मिलेगा। आप किसान आंदोलन में समाधान क्या देख रहे हैं? आजकल महंगाई हुई है सर, उसके बारे में आम जनता बहुत परेशान है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में कि ये ऐसी अहंकारी और घमंडी सरकार, हमने संसद में आप लोग के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि संपूर्ण विपक्ष ने एकजुटता से 3 मुद्दों का चयन किया था कि भाई ये 3 मुद्दे उठाने दो हमें, बाकी तो मेजॉरिटी आपके पास है संसद में। क्योंकि मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि प्रदेश में एकमात्र विपक्ष के सांसद होने के नाते 15 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के 14 भाजपा के हैं, अब जैसे आपको पता है हरियाणा से। हमने कहा 3 मुद्दे उठाने दो, बाकी मेजॉरिटी आपकी है, बिल तो पास होना ही है। और केवल अगर मेजॉरिटी के आधार पर बिल पास करके और कानून बनाने के लिए संसद है, तो वो तो डाक से भी पास हो सकते हैं। तो चर्चा हो और हमें मुद्दे उठाने दिए जाए। और 3 मुद्दे क्या थे? महंगाई, किसान आंदोलन, महंगाई के साथ बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, किसान आंदोलन और जासूसी कांड। हमें जवाब मिला सरकार की ओर से कि इन 3 मुद्दों पर, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, जासूसी कांड, इन मुद्दों पर आप नहीं चर्चा कर सकते, आप कोई चौथा मुद्दा बताओ। तो चौथा मुद्दा आप बताओ। आप अगर ये इन मुद्दों को मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई हम तो यही 3 मुद्दे सोच के गए थे, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान आंदोलन से त्रस्त है, जासूसी कांड हो रहा है, हमें समझ में नहीं आया चौथा मुद्दा कौन सा। कोई आपका कोई मुद्दा हो, कोई मौसम की बात हो, मौसम पे चर्चा करनी हो। नहीं, ऐसा लगता है जासूसी कांड की वजह से
बाकी मुद्दे दब गए। तो कहने का मतलब ये मुद्दा उठाने के हमें अवसर ही नहीं दिया गया। आप ये खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस स्तर पे अहंकार सरकार का सर चढ़ के बोल रहा है संसद के अंदर उनकी जो कार्यशैली रही, आप आकलन कर सकते हैं। 9 महीने हो गए किसान कई आंदोलन इन पे, और इसीलिए पूरे सत्र के अंदर जो आपने देखा होगा सत्र ये नहीं चल पाया। और यहाँ तक स्थिति बनी कि जब बार मैं किसान के मुद्दे में मेरी जिम्मेदारी थी विपक्ष की तरफ से, हर रोज मैंने किसान पे खास तरह प्रस्ताव दिया कि इस पर आप चर्चा कराइए। वो जब भी माइक मिलता था मैं किसान का नाम लेता था बोलने की भाई इस पर चर्चा, तो ये कहीं ना कहीं किसान शब्द का प्रयोग होते ही माइक स्विच ऑफ हो जाता था। जैसे कि ऐसा लगा कि किसान जो है असंसदीय शब्द वो हो गया शब्द। जिस देश में किसान शब्द पे जिस देश की संसद में किसान शब्द को लेने की पाबंदी हो, ऐसी सरकार चल रही हो, तो आप बताइए कि क्या है। तो मैं समझता प्रजातंत्र में सही नहीं। बेरोजगारी को लेकर सर आज युवा परेशान है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं सर, उनके बारे में आज हरियाणा प्रदेश का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है। 7 साल की एक निकम्मी सरकार के कार्यकाल के बाद ना तो निजी क्षेत्र में निवेश हुआ कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, ना बड़ा कोई सरकारी क्षेत्र का निवेश हुआ, कोई पावर प्लांट या कोई इस तरह सरकारी क्षेत्र में, ना सरकारी रोजगार। हरियाणा के लिए ये मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे खट्टर साहब, उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। क्योंकि आप देखिए हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ, अगर त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती, यूपी बिहार जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, वो समझ में आता है। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिल्ली के 3 तरफ, एनसीआर हरियाणा का हिस्सा, पूरे देश के लोग हरियाणा में काम करने आते थे। 2014 तक प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी दर में नंबर 1, ये असंभव, कोई मैं समझता हूँ इसको नहीं मानता। 2014 से पहले का आप समय देखें और आप बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गए। तो एक तो बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई उन्होंने जो है ऐसी विफल उनकी नीतियां रही कि असंभव को संभव कर दिखाया। उसके ऊपर जले पे नमक, 28 बार पेपर लीक, जो आपका सवाल था। तो ये मैं समझता हूँ पेपर लीक घोटाला, और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ। जब हमने मांग करी विधानसभा में कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती, हरियाणा पुलिस सक्षम है। तो यानी कि सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया सरकार ने। स्पष्ट है कि इस घोटाले के तहत सरकार में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अपने चहेतों को पेपर लीक कराने के प्रयास बारी बारी हो रहे हैं, और बारी बारी वो उन प्रयासों के माध्यम से, नहीं तो हर बार पेपर लीक, और इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक। और कई लोग आप लोगों के भी टच में होंगे, हमारे भी टच में, बहुत से ऐसे युवा जिन्होंने अपने घर बार सब कुछ दाव पे लगाकर सब कुछ बेच बाच के, मरता क्या ना करता, पेपर खरीदो, उसका उनके भविष्य चौपट। तो हमारी मांग है इसमें जांच हो सीबीआई और जुडिशियल सुपरविजन के साथ, यानी कोई ना कोई सीबीआई जांच मगर निगरानी हो, क्योंकि आपको पता है सीबीआई का क्या हाल है। और उसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि कोई ना कोई ऐसा बोर्ड बने जिसमें लोग आवेदन करें कि हमने इतने पैसे दिए थे जी पेपर लीक के, जिनके पैसे डूब गए, उनको भी तो वापस कोई ना कोई कंपनसेशन, तो कोई ना कोई ऐसा बोर्ड हो, आवेदन लिए जाए खुले तौर पे हर जिले में कि कितने बच्चों ने अपना ये पैसे दिए हैं, और उनको वापस दिलाने की कोई ना कोई प्रक्रिया। एक निकाय चुनाव ड्यू है जी। तो पैसे देने वाले ऐसे बच्चे भी तो कहीं ना कहीं फॉल्टी होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मरता क्या ना करता, आपको वो देखना पड़ेगा किसका कम ज्यादा। आपने हर बार 28 बार पेपर लीक, आप एक बात बताओ, जो 2-3 पेपर लीक नहीं हुए, वो आप मानते हो पेपर लीक नहीं थे, या ये मानते हो पकड़े नहीं गए होंगे? आप खुद अपने पूछे। 28 बार पेपर लीक तो पकड़े गए, 2-4 बार जो पेपर इनके हो गए वहां भी। तो कोई अगर पेपर लेके आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, कहेगा जी भाई 28 बार पेपर लीक हुआ, इस बार भी हो रहा है, ये आप तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है
जो है आप समझे कि भाई उनके सामने कोई चारा नहीं होता, तो ऐसों को दोष देके दोषी अगर इसमें है कोई तो सही मायने में सरकार दोषी है। ऐसे युवाओं को भी उनके भविष्य को जिन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के अपना इंतजाम किया, इसलिए तो हुड्डा साहब ने असेंबली में एक बात सही कही कि लखी और करोड़ी की सरकार लखी और करोड़ी की, पेपर चाहिए तो लाख और लीक कराना तो करोड़, लखी और करोड़ी पे बात जा रही है। दीपेंद्र जी, एक निकाय चुनाव ड्यू है, क्या पार्टी सिंबल पे लड़ने जा रही है? इसमें देखो, नगर पालिका में अभी तक हमारी पार्टी का फैसला सिंबल का नहीं हुआ है, आगे उस बात पर उसका जो है वो भी मंथन करके नहीं, कई बार अध्यक्ष जी के बयान आते हैं। परिषद और जो नगर निगम है, नगर निगमों में और परिषदों में हमने सिंबल पे लड़ा था इस बार, जो पिछला चुनाव हुआ वो तो उस समय वो फैसला था। तो अब अगली बार क्या निगमों में और परिषदों में ही लड़ेंगे या पालिकाओं में भी लड़ेंगे, तो ये प्रश्न मंथन करके उस समय फैसला लिया जाएगा पार्टी। भाई साहब, क्या वजह है कि कांग्रेस के अंदर संगठन अब तक नहीं बन पाया? पहले टर्म में भी ऐसा रहा है, अब शैलजा जी के टर्म में भी ऐसा बना रहा है, अभी तक स्थिति बन रही है, ऐसे क्या कारण रहे? ये संगठन का हमारा अंदरूनी मामला है। मैं कांग्रेस कार्य समिति का जो हमारी शीर्ष बॉडी है उसका मैं सदस्य हूँ। कांग्रेस के संगठन के विषयों पे मैं अपनी राय पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैं रखता हूँ। 9 महीने हो गए इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को, क्या लगता है कि सरकार निपटाना नहीं चाहती या कोई और वजह है? तो स्पष्ट है कि सरकार पहले तो किसान की मांग को नहीं मानना चाहती, फिर किसान को किसान मानने से नहीं मानना चाहती, किसान को कभी आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, उग्रवादी, कांग्रेसी, हम कप्तान अमरिंदर द्वारा, हुड्डा साहब द्वारा भेजे गए और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं देती, परजीवी, फिर अब किसान को इंसान मानने से भी इनकार है। 500 लोगों की डेथ हो गई इन धरनों पे, 500 शव वापस आ लिए इन धरनों से अपने अपने गाँव में, हरियाणा, पंजाब में, मगर क्या एक संवेदना का शब्द किसी सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद द्वारा आया? किसी एक किसान के परिवार के घर जाके किसी ने आंसू पोंछने का काम किया? एक, क्योंकि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो किसी भी पार्टी के लोग हो अपने हल्के में सुख दुख में जाते हैं। इस देश में बहुत चीज़ों की संवेदनाएं हैं, आपस में सुख दुख का जो है एक साथ है हमारे देश में, मगर ये क्या कौन लोग थे 500? ये कौन क्या ये देशवासी नहीं थे क्या? कम से कम मैं नहीं कहता किसी घर गए हुआ, कम से कम एक शब्द तो बोल सकता था कोई भी विधानसभा या संसद में खड़े हो, क्या मुझे दुख है, मगर इस सरकार की तरफ से एक शब्द भी संवेदना का, सहानुभूति का नहीं आया। तो क्या आप ऐसी सरकार क्या किस नीयत से देश चला रही है? केवल अहंकार और घमंड की नीयत से। आप इसमें समाधान क्या देख रहे हैं? इसका समाधान जो 3 कानून हैं इनको निरस्त किया जाए, और सरकार अगर कोई प्राइवेट सेक्टर को प्रोक्योरमेंट के फील्ड क्षेत्र के अंदर लाने का कोई अगर कानून लेके आना भी चाहती है तो नए सिरे से एक बिल का मसौदा तैयार कराया जाए, संसद में लाया जाए, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, और स्टैंडिंग कमेटी सारे किसान संगठनों को बुलाए। संसद की स्टैंडिंग कमेटी का कार्य ये होता है, और वो अपनी अपनी बात रखेंगे और उनकी बातों को सुन के समझ के और लगभग सर्वसम्मति बन सकती है। उस सहमति को बनाते हुए कानून को पारित किया जा सकता है। मेरा ये मानना है, मैंने जो ये सुझाव दिया, मेरा ये सुझाव है एक बार इनको तीनों को वापस लिया जाए निरस्त के रूप में, और उसके बाद नए सिरे से कोई भी अगर कानून। वो तो कह रहे हैं कि बनाई हुड्डा साहब के सुझाव से है कानून। ये कहने में और जो कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन आप इसमें लागू कर दो। वो कंडीशन ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स 2008 के अंदर जो है, जिसका भाजपा कुछ लोग नाम लेते हैं, उसमें कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कि प्राइवेट आएंगे, खरीदारी करेंगे,
मगर प्राइवेट कंपनियों की एक बाध्यता होगी कि अगर एमएसपी से नीचे खरीदारी करोगे तो कानूनी तौर पे वो जुर्म, उस पर सजा भी होगी, उस पर पेनल्टी भी लगी और प्रतिबंध होगा, पाबंदी होगी। आप कर दो इस पर, आप इसमें कर दो, तो वो तो नहीं करना चाहते ना। ठीक बात। कोई देखिए, मैंने जो बात बोली कि प्राइवेट सेक्टर ना आए, वो मैंने अभी भी नहीं कही आपके सामने कि तीनों को निरस्त किया जाए, मगर किसान के अधिकारों को, हकों को रौंदते हुए आए और किसान के भविष्य को आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप के और सरकार पीछे हट जाए सरकारी खरीद से, वो चीज तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनको भी पता है, ये मैंने पार्लियामेंट में भी रखी बात। मैंने कहा ये था रिपोर्ट में, जो जिस हुड्डा कमेटी जो है, जिस कमेटी के मेंबर प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्रियों की इस कमेटी थी, चेयरमैन हुड्डा साहब, ये कमेटी की रिपोर्ट थी। तो ये कमेटी की रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट को मैंने यूं का यूं पढ़ के पार्लियामेंट में रखा। तो ये है रिपोर्ट, और ये आगे इस आधार पे आप करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कानूनी बाध्यता हो। कोई सरकार नहीं चाहती कि वो अलोकप्रिय हो, बावजूद इसके ये इसको इतना लंबा खींच रहे हैं। क्या उन्हें सूट कर रहा है? उन्हें लग रहा है कि डिवीजन हो रहा है जिससे उनको फायदा होगा? वो देखो, मैं समझता हूँ कि घमंड के चश्मे ऐसे हैं कि जो है लोगों की जन भावनाएं दिखनी बंद हो जाती हैं। ये घमंड के चश्मे पहन के चल रही है सरकार।